अगर हम उस रिक्वायर्ड को वहाँ से रिमूव करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और देन इसको सेव करता हूँ। अब ये क्या करेगा? अब जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ तो ये देखें, ये ऊपर रिफ्रेश हो रहा है। दैट्स मीन कि ये मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं इसको सेंड करूँ। ये लॉजिकली ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोग पहले ही अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं और इस वक़्त आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हैं। आपको नहीं समझ आ रही कि आप लोग आखिर स्टार्ट कहाँ से करें? क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और जाकर कोडिंग के मतलब कुछ भी सर्च करते हैं, तो आपके सामने 10-10 घंटे के ट्यूटोरियल आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल सेंस नहीं बनाते एक बिगिनर के लिए। और अगर आप फिर से वही घिसे-पिटे सिर्फ़ टैग सीखने के लिए आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसको अभी बंद कर दें। क्योंकि मैं खुद उन 10-10 घंटे के जो ट्यूटोरियल्स हैं, उनसे तंग आ चुका हूँ। सच सुनो, 90% बिगिनर्स का कोड जो है वो गूगल फ्रेंडली ही नहीं होता, वो स्लो होता है और मोबाइल पर जाते ही टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एचटीएमएल का बेस ही गलत होता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके एचटीएमएल के जितने भी कंसर्न हैं, वो सारे क्लियर हो जाएँगे और इसके बाद आपको कहीं से भी एचटीएमएल सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेट्स जंप इनटू द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपनी थोड़ी-सी बेस बना लेते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं कोडिंग साइड पर, तो आपको 4 चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। आपको फ्रंट एंड के लिए कोई लैंग्वेज जो है चूज़ करनी है। उसके बाद आपको देखना है कि बैकएंड में आप कौन-सा स्टैक अडॉप्ट करेंगे। देन बारी आती है कि आखिर जो यूज़र का डाटा होगा या फिर और डिफरेंट तरह की चीज़ें होंगी, उनको आप लोग स्टोर कहाँ पर करेंगे। उसके बाद आता है कि हाउ थिंग्स विल एक्चुअली कनेक्ट, कि आखिर आपके सामने जो इंटरफ़ेस है, वहाँ पर आपने कोई बटन क्लिक किया, वो कॉल कहाँ से होकर आएगी, किस तरीके से डाटा लाएगी और कैसे आपके सामने दोबारा लाकर शो करवा देगी। कोडिंग में बेसिकली यही 4 चीज़ें जो हैं वो कवर होती हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस साइड जाते हैं। तो चलें टाइम को बिना वेस्ट किए अपने एचटीएमएल की बेस की तरफ जाते हैं। एचटीएमएल बेसिकली वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है। आपको ये माइंड में रखना है कि आखिर स्ट्रक्चर आप लोग बनाएँगे कैसे? उसके लिए डिफरेंट तरह के टैग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब आपने मोस्टली जो है इस तरह की एक बॉयलर प्लेट देखी होगी। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको जल्दी से लिखकर एक दिखा देता हूँ। ये हमारी एचटीएमएल की बेसिक सी एक बॉयलर प्लेट है, जो कि ऑटोमैटिकली यहाँ पर आ गई है। मैंने अभी तक एक लाइन भी इसके अंदर कोड नहीं लिखा। वापिस जाते हैं अपनी स्लाइड्स पर, तो सबसे पहले आपके पास आता है एचटीएमएल स्ट्रक्चर एंड टैग्स। इसके अंदर आपने क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि डॉक टाइप एचटीएमएल आखिर ये टैग है क्या? उसके बाद एचटीएमएल का टैग है, बॉडी का है, हेड क्या है? उसके बाद मोस्ट कॉमन जो टैग्स यूज़ होते हैं आखिर वो कौन से हैं? जिनमें आता है डिव, स्पैन, पैराग्राफ टैग, हेडिंग्स के H1 टू H6 टैग्स, एंगल टैग, इमेज टैग, उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर लिस्ट का टैग। तो अगर आपका कोडिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए ये चीज़ें भी कन्फ्यूज़िंग होंगी, बट आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये बेसिक आपकी जो एचटीएमएल एक वेबसाइट है, एक पेज है, उसकी बेसिक बॉयलर प्लेट ये होती है, जिसमें डॉक टाइप एचटीएमएल आपकी सबसे पहली लाइन है। ये बेसिकली आपकी टाइम मशीन कमांड कहलाती है। ये सिर्फ बताता नहीं बल्कि ये ब्राउज़र को मॉडर्न मोड में डालता है। अगर ये गलत हो गया तो ब्राउज़र पुराने बग्ड रूल्स जो है वही यूज़ करेगा। आपका डिज़ाइन ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आगे आते हैं हेड। हेड के अंदर आपके कुछ मेटा टैग्स हैं। मेटा टैग्स बेसिकली आपकी एसईओ वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। इसके अंदर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी मेटा डाटा है, मेटा डाटा इज़ एक्चुअली कॉल्ड डाटा अबाउट डाटा। वो यहाँ पर हैंडल हो रहा होता है। बट एज़ ए बिगिनर आपको इनके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका UTF-8 वाला जो टैग है, ये आपका ग्लोबल लैंग्वेज फिक्स है। उसके बाद मेटा व्यू पोर्ट वाला जो टैग है, ये आपका गेटकीपर है मोबाइल डिवाइसेज़ के लिए। ये देखिए कंटेंट विथ इज़ इक्वल टू डिवाइस विथ, तो ये इस तरीके से इनको एडजस्ट करता है। देन हम बात करते हैं टाइटल की, ये आपकी एसईओ की तलवार है। गूगल सबसे पहले इसी टैग को देखता है, बी क्रिएटिव, बी एक्यूरेट। उसके बाद अगर हम बात करें अपने जो हेडिंग्स टैग हैं, इनके मुतालिक एक रूल को हमेशा आपने ज़हन में रखना है कि एच टैग्स की आखिर हिरार्की होनी क्या चाहिए। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से H1 जो आपका टैग है, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ये पर पेज आपका सिर्फ एक टैग होना चाहिए, सिर्फ एक। अगर आपकी बुक का टाइटल ही 2 बार हो, तो रीडर कंफ्यूज होगा ना।
गूगल भी कंफ्यूज होता है और आपकी रैंकिंग जो है वो डाउन हो जाती है। आपका कंटेंट लॉजिकल फ्लो में होना चाहिए। लाइक H1 टैग आपका पेरेंट है, H2 चिल्ड्रन है, वेब एक्सेसिबिलिटी के लिए ज़रूरी है। इसके बाद कुछ टैग्स होते हैं लाइक स्ट्रॉन्ग एंड बिग टैग। ये बेसिकली आपके रियलिटी चेक है। सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप बिग टैग को यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग जो है ये ब्राउजर को बताता है कि ये टेक्स्ट बहुत जरूरी है। स्क्रीन रीडर्स जो विजुअली इंपेयर्ड यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग को सुनकर ज्यादा जोर देते हैं। ऑलवेज यूज स्ट्रॉन्ग टैग फॉर इम्पोर्टेंस। यहाँ पर आपने 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइक ये आपका हेड टैग है, इसके अंदर आपकी एसईओ से रिलेटेड चीज़ें आ गईं। उसके बाद आप अगर किसी सीएसएस फाइल को लिंक करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर करेंगे। देन हम लोग बात करते हैं कि आपका जो कंटेंट है, जो वेबसाइट का आपको शो होता है, आखिर वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है आपकी बॉडी के अंदर। बॉडी जो टैग है इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं। लाइक सबसे पहले आपका होना चाहिए हेडर टैग। हेडर टैग के बाद आपका आगे होना चाहिए मेन टैग। मेन टैग में बेसिकली आपका जो मेन कंटेंट है वो आ जाता है। उसके बाद नीचे फुटर, जहाँ पर आपका जीमेल या इस तरह की चीज़ें, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, वो आ जाता है। बेसिकली आपकी वेबसाइट्स इन 3 टैग्स के अंदर कवर हो जाती है। इसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं और इसे अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्म्स एंड इनपुट्स की। फॉर्म टैग बेसिकली अब अगर आप लॉगिन पेज या फिर साइन अप पेज बनाने जाते हैं तो तब आपके ये टैग्स यूज़ होते हैं। लाइक फॉर्म का टैग है, इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, बटन है, सिलेक्ट है, ऑप्शन है। तो अगर आप HTML में बिल्कुल न्यू हैं, आपको इन टैग्स का अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। फॉर्म की वैलिडेशन के लिए आप रिक्वायर्ड यूज़ करते हैं मिनिमम लेंथ में, और साथ उसका कोई ना कोई पैटर्न भी आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिमेंटिक टैग। ये बेसिकली एक्सेसिबिलिटी और एसईओ के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आपके पास हेडर, फुटर, सेक्शन, आर्टिकल, साइड, नैव बार, ये वाले टैग्स आ जाते हैं। आपको इनका अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए। ये आपकी हेल्प करते हैं क्लियर और एक्सेसिबल कंटेंट स्ट्रक्चर के लिए। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टैग्स हैं वो है एट्रीब्यूट्स एंड इवेंट्स। एट्रीब्यूट्स बेसिकली आपकी आईडी हो सकती है, क्लास हो सकती है, या फिर एच रेफरेंस। एच रेफरेंस बेसिकली आप अगर कुछ चीज़ लिंक करना चाह रहे हैं तब आपका यूज़ होता है। उसके बाद एसआरसी, आल्ट है, टाइटल है, प्लेस होल्डर है, आपको इन चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए। इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से काम करती है, आपने किस चीज़ के ऊपर क्लिक करा, कुछ चेंज हुआ या फिर आपने की ऊपर किया या फिर डाउन किया, अप डाउन, इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। देन हमारे पास आते हैं टेबल्स एंड लिस्ट। अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट के अंदर कोई टेबल शो करवाना चाहते हैं तो आपके पास टेबल, टी हेड, टी बॉडी, टी आर, टी डी, टी एच, ये बेसिक टैग्स होते हैं। अगर आप इनकी ऑर्डर्ड या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप यूएल, ओएल या फिर एल आई लिस्ट टैग्स इनका यूज कर सकते हैं। देन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं मीडिया टैग्स। इसके अंदर अगर आपने कोई इमेज जो है वो अटैच करनी है तो आईएमजी का यूज करेंगे। अगर वीडियो अटैच करनी है, ऑडियो अटैच करनी है मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए, देन आप उनके टैग्स ही यूज़ करेंगे। और मोस्टली जो है सिमेंटिक टैग्स आप ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि आपकी एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप कोई एम्बेडेड वीडियो चलाना चाह रहे हैं देन आप आई फ्रेम को यूज़ करते हैं। उसके बाद एसईओ बेसिक्स के कुछ टैग्स हैं लाइक मेटा टैग्स में आप डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। प्रॉपर यूज़ करना है आपने H1 टू H6 हेडिंग्स के लिए, जिसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक पेज पर H1 टैग जो है वो एक दफ़ा आना चाहिए। ये बेसिकली 7 तरह के टैग्स हैं जिनका अगर आप अच्छे तरीके से वर्क फ्लो समझ लेते हैं तो आपकी HTML जो है वो यहाँ पर कवर हो जाती है। तो HTML के जितने टैग्स की हमने अभी बात की, उनकी प्रैक्टिस आप लोग एक दफ़ा लाज़मी करें। बट मैं आपको यहाँ से बिल्कुल स्क्रैच से एक न्यू डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो लिख कर किस तरीके से आपका लैंडिंग पेज होगा या किस तरीके से आप एक बेसिक वेबसाइट का स्टार्टअप बना सकते हैं, वो आपको शो करवाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है। वो लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वीएस कोड है ये यहाँ पर आपके HTML की बॉयलर प्लेट जो है वो ले आएगा। ठीक है? इसके बाद बॉडी का जो टैग है इसके अंदर बेसिक मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ लाइक दिस इज़ आवर फर्स्ट कोड। ये लिखने के बाद मैं इसको करता हूँ सेव। जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास एक गो लाइव का ऑप्शन होता है। जैसे ही मैंने गो लाइव पर क्लिक किया
तो ये मेरे सामने मेरा डॉक्यूमेंट जो है इस तरीके से खोल देगा। ये हमारी सबसे पहली वेबसाइट है। अभी इसके अंदर कुछ भी हमने ऐड नहीं किया, बट हम इसको थोड़ा-सा इंटरैक्टिव भी बनाने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं उनको और ऐड करेंगे। लाइक मैंने पैराग्राफ लिखा, इसको मैं जल्दी से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो पैराग्राफ टैग को रिमूव करने के बाद हम लोग थोड़ा-सा आगे चलते हैं। लाइक सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइटल लिख लेना है कि आखिर हम करने क्या वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेव स्पार्क और आगे जो मेरी क्लास है उसके रिलेटेड लिख देता हूँ। ये आपकी टू द पॉइंट होनी चाहिए, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं। मैं लाइक यहाँ पर लिख देता हूँ मास्टर क्लास। ये लिखने के बाद अब मुझे नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, हेड के अंदर मुझे 2 टैग्स और चाहिए। एक मुझे चाहिए मेटा टैग, किस लिए? कि मैं यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकूँ। तो ये मुझे ऑटोमैटिकली यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि ये आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद मुझे एक और मेटा टैग चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मेटा और नीचे कीवर्ड लिखता हूँ। तो ये ऑटोमैटिकली मुझे कीवर्ड्स भी सजेस्ट कर रहा है। मैं सिंपली टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पर मेरे कीवर्ड्स जो हैं वो भी लिखे जा चुके हैं। देन उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई फाइल जो है सीएसएस की क्रिएट करनी है, अभी के लिए आपको सिर्फ लिंक करना जो है वो सिखाता हूँ। आप यहाँ पर जाएँ लिंक सीएसएस, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पर href वाला जो टैग है वो आपसे पूछेगा कि कौन सी फाइल को अटैच करना चाहते हैं। तो आपकी फाइल का जो नाम हो आप सिंपली वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पर अभी एक सीएसएस की फाइल पड़ी हुई है। अभी आप इस बहस में ना जाएँ, ना ही इसको सोचें कि आखिर आपकी सीएसएस फाइल किस तरीके से होगी या कैसे आप लिखेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर मेरी एक सीएसएस की जो फाइल है वो भी लिंक हो चुकी है, बट अभी के लिए मुझे सीएसएस चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आप यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं और डबल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका वीएस कोड है वो इनको इग्नोर कर देता है। ये आपका कोड जो है उसके साथ पिक नहीं होता देन। तो फिर हम लोग बॉडी में आ जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ही अपना मेन काम करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ हेडर। हेडर लिखने के बाद मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हम लोग अपने आइडेंटिफायर जो है वो किस तरीके से लिखते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इसको एक क्लास दे दूंगा, मेन हेडर। ये मैंने इसको एक क्लास दे दी। उसके बाद मुझे हेडर जो है इसके अंदर कुछ और कंटेंट भी चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर अपनी एक नैव बार बनाना चाहता हूँ। नैव बार बनाऊँगा, उसके अंदर मैं डिफरेंट जो है अपने एलिमेंट रखूँगा। तो मैं नैव बार बनाने के लिए नैव टैग का यूज़ करूँगा। देन मैं यहाँ पर इसको क्लास दूँगा और क्लास मुझे यहाँ पर देनी है नैव बार। ये देने के बाद नेक्स्ट मैं नीचे मूव करूँगा और सबसे पहले मेरा जो है वो लोगो आएगा। आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी कि नैव बार में आपकी जो लेफ्ट साइड होती है उस साइड पर कोई ना कोई या तो लोगो होता है या फिर कोई टेक्स्ट होता है। तो फार में मेरे पास कोई लोगो तो नहीं है, बट मैं यहाँ पर एक H1 हेडिंग देता हूँ। हेडिंग देने के बाद इसको मैं एक क्लास का नाम दूंगा, क्लास लोगो। देन मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मैंने यहाँ पर आखिर लिखना क्या है। तो ये मेरा वहाँ पर डेव स्पार्क लिखा हुआ शो करवाएगा। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और आपको दिखाऊं कि हमारा क्या आ रहा है, अभी तक हमारी नैव बार के अंदर सिर्फ डेव स्पार्क ही आया है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। H1 टैग हमने यहाँ पर एक लगा लिया। देन मैं जाता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यहाँ पर मुझे चाहिए। इसको मैं क्लास दे दूंगा, क्लास। क्लासेस का नाम आप इस तरीके से रखें जो कि आपको प्रोफेशनल लगे, या फिर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आप कुछ भी रख सकते हैं, बट इस तरीके से हो कि एक आपका फ्लो बन रहा हो। अब यहाँ पर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा और उसको एक क्लास दे दी नैब लिंक्स के नाम से। अब इसके अंदर मुझे 2 से 3 चीज़ें चाहिए। लाइक मुझे अबाउट सेक्शन चाहिए, मुझे होम सेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे एक चाहिए लिस्ट टैग। सबसे पहले लिस्ट टैग में मैं क्या करूँगा, एक और ले आऊँगा एंकर टैग। एंकर टैग लाने के बाद href जो है इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं होम लिख देता हूँ, क्योंकि ये मेरा क्लिकेबल लिंक हो जाएगा। क्योंकि फॉर नो अभी तक मैंने होम और अबाउट के जो पेजेस हैं वो नहीं बनाए। जब मेरे वो बन जाएंगे देन मैं यहाँ पर वही सेम एज इट यूज़ करूँगा। इसके बाद मुझे इसके वो नाम क्या देना है, होम का नाम देना है और देन नेक्स्ट जाऊँगा और लिस्ट लिखूँगा। इसके बाद अंदर एक एंकर टैग दूंगा और यहाँ पर लिखूँगा अबाउट लिख दूंगा। वो लिखने के बाद यहाँ पर भी मैं अबाउट ही लिख दूंगा। तो अब नैव बार के अंदर मेरा एक होम आ गया, एक अबाउट आ गया, देन मेरा जो है यहाँ पर लोगो भी आ चुका है।
ये देखिए हैश हमने जो साथ में यूज़ किया था, वो यहाँ पर शो कर रहा है कि ये क्लिकेबल लिंक्स हैं और यहाँ पर इसका आप यूआरएल भी चेंज होता हुआ देख सकते हैं, हैश होम, हैश अबाउट। देन हम लोग वापस मूव करते हैं। यहाँ पर मैं एक बटन भी लेता हूँ। मुझे लिस्ट के अंदर एक अब बटन चाहिए। लिस्ट और उसके अंदर मुझे चाहिए बटन। बटन को मैं क्या करता हूँ, एक आईडी दे लेता हूँ। आईडी भी आपका आइडेंटिफायर हो सकता है और ये जो सीएसएस की स्पेसिफिसिटी पर जब हम लोग बात कर रहे होंगे, देन मैं आपको इनका बताऊँगा कि किसको प्रायोरिटी मिलती है। तो आईडी यहाँ पर इसको मैं दे लेता हूँ, लाइक मुझे ये टॉगल करने के लिए चाहिए, लाइक डार्क मोड है, ब्राइट मोड है, उसके लिए मैं एक बटन बनाना चाहता हूँ, तो थीम टॉगल बटन यहाँ पर इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। आप यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर फॉर नाउ मैं इसका टॉगल थीम करके इसको नाम दे देता हूँ और यहाँ पर एक लगा लेता हूँ कि जब इस बटन पर हम लोग क्लिक करें तो हमारा क्या हो। मैं लिख लेता हूँ जब भी हम इस बटन को क्लिक करें तो कंसोल के अंदर एक लॉग जाना चाहिए कि हमने जेएस जो है उसको फायर करा है। अब कंसोल से आपने परेशान नहीं होना। कंसोल बेसिकली आप जब लोग किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करते हैं, आप किसी वेबसाइट को इंस्पेक्ट करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आता है। अब देखें ये मेरे पास बटन जो है टॉगल बटन आ चुका है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पर कंसोल के अंदर जेएस फाइल्ड जो है लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं क्रॉस करता हूँ। ये नैव बार के अंदर मेरा एक डेव स्पार्क आ गया। होम, अबाउट और टॉगल थीम ये चीज़ें अभी तक हमारी आ चुकी हैं। तो नैव बार हमारी कंप्लीट होगी। देन हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और नीचे जाता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ, ये मेरा मेन का टैग है। मेन टैग है, इसको यहाँ पर मैं क्लास दे दूंगा मेन कंटेंट के नाम से। लाइक देखिए मैंने यहाँ पर क्लास एंटर किया और मेन कंटेंट जो है इसको क्लास का नाम दे दिया। अब नीचे मैं मूव करता हूँ। यहाँ पर मुझे बेसिकली जितने सेक्शन चाहिए होते हैं हमारी वेबसाइट के लिए, हम फॉर एग्जांपल अगर 7 टू 8 सेक्शंस भी बनाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक सेक्शन चाहिए इंट्रो के लिए। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेक्शन का जो टैग है उसको ले आऊँगा। सेक्शन टैग लाने के बाद यहाँ पर मुझे अपनी इसको या तो आईडी देनी है या फिर क्लास देनी है। तो मैं इसको क्लास देता हूँ। क्लास का नाम मैं रखता हूँ इंट्रो सेक्शन। कोई भी आप टैग ओपन करते हैं तो जब तक आप उस टैग को क्लोज नहीं कर लेते तब तक वो आपका एरर देता रहेगा। अब जैसे ही मैंने इसको क्लोज करा तो ये देखें नीचे कुछ इस तरीके से ये फिर शो करेगा। ये मुझे जिस तरीके से मेरा वीएस कोड जो है सजेस्ट कर रहा है, ये मैं एक्सटेंशंस कुछ यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी कि कौन सी एक्सटेंशंस एज ए बिगिनर आपके लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर मुझे अपने इंट्रो सेक्शन में फॉर एग्जांपल एज2 चाहिए, तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये देखें वेलकम टू डेव स्पार्क फुल यूआई मास्टर क्लास। ये एक एज2 इसने हेडिंग जो है वो यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद इसने क्या करा है, एक पैराग्राफ भी यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट इसने क्या करा, एक इनरोल नो का बटन बनाया, एंकर टैग बना और उसको इसने क्लास दे दी इनरोल बटन के नाम से। तो ये अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर सिर्फ यही दोनों चाहिए, एक हेडिंग चाहिए और दूसरा मुझे पैराग्राफ चाहिए। ये दोनों चीज़ें करने के बाद हमारा इंट्रो सेक्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मुझे यहाँ पर जितने सेक्शन चाहिए मैं बना सकता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक नया सेक्शन टैग ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर बेसिकली फॉर्म एक चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, फॉर्म सेक्शन। फॉर्म सेक्शन बनाऊँगा, जैसे ही मैं टैग क्लोज करूँगा ऑटोमेटिकली ये मुझे सजेस्ट कर देगा और देन मुझे यहाँ पर एक चाहिए एज2 टैग। तो इसके ऊपर मैं क्या लिखूँगा, मुझे ये हेडिंग चाहिए कॉन्टैक्ट अस और देन मैं लिख लेता हूँ फॉर्म वैलिडेशन। ये लिखने के बाद जब मैं इसको सेव करता हूँ तब हमारा अभी तक क्या क्या बन चुका है। अब देखें फॉर्म वैलिडेशन, ये मैंने इसको बंद करा। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो ये हमारा पहला जो सेक्शन है वो आ गया, ये हमारी नैव बार आ गई और ये नीचे हमारा तीसरा सेक्शन जो है कंटेक्ट अस फॉर्म का वो शो हो रहा है। अब जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा मुझे इसके अंदर लाइक एक फॉर्म चाहिए, एज2 मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर्म। फॉर्म टैग जैसे ही एंटर करूँगा तो ये मुझे एक्शन के अंदर कुछ चीज़ इनपुट मांगेगा। लाइक मैं यहाँ पर फॉर नो हैश लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अब फिलहाल और कुछ चीज़ यूज़ ही नहीं कर रहा। तो इसको मुझे एक आईडी देनी है।
यहाँ पर मैं इसको आईडी देता हूँ। आईडी बेसिकली हम लोग देते हैं ताकि हम जब इस पर सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करें या फिर डोम मैनिपुलेशन के दौरान हम लोग इसको ईजिली यूज़ कर सकें। तो आईडी देते हुए मैं यहाँ पर इसको नाम दूंगा सब्सक्रिप्शन फॉर्म। ये दे दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे फॉर्म के अंदर का जो कंटेंट है वो लिखना है कि मेरे फॉर्म के अंदर क्या क्या आएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक इनपुट टैग। इनपुट टैग के अंदर टाइप में मैं लिख देता हूँ लाइक मुझे टाइप चाहिए ईमेल। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ईमेल लिख दिया। मुझे ईमेल टाइप का एक इसने यहाँ पर इनपुट जो है वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है, प्लेस होल्डर एक ऐड करना है और उसके अंदर मैं लिखूंगा एंटर योर ईमेल। एंटर योर ईमेल लिखने के बाद आगे जैसे मैंने फॉर्म वैलिडेशन का आपको बताया था, अगर आपको याद हो, इसके अंदर हम जैसे ही जाते हैं यहाँ पर ये देखें फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग रिक्वायर्ड, तो ये हम लोग अभी इस फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो वापसी जाता हूँ, जैसे ही रिक्वायर्ड पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वैलिडेशन इसके साथ लग चुकी है। देन मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इनपुट एक और बनाता हूँ। इस बार मुझे टेक्स्ट वाला चाहिए और इसको मैं एक प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ। प्लेस होल्डर देने के बाद इसके अंदर मुझे लिखना है एंटर योर ईमेल। ईमेल ऊपर हमारा हो चुका है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंटर योर नेम। तो इसमें भी मैं रिक्वायर्ड भी लिख दूंगा। उसके बाद मैं इसकी मिनिमम लेंथ जो है वो 3 लिख दूंगा। ये बेसिकली आपका कब यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई लॉगिन पेज बना रहे हैं, साइन अप पेज बना रहे हैं और उसमें आपने फ्रंट एंड साइड पे कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाई, तो ये क्या करेगा, आपको इसी तरह से फॉर्म सबमिट करने की इजाज़त दे देगा, जो कि लॉजिकली इनकरेक्ट चीज़ है। इसकी वजह ये है कि अगर आपकी फ्रंट एंड पर बेसिक वैलिडेशन नहीं लगी हुई तो क्या होगा, पूरा फ्लो चलेगा, कॉल बैकएंड पे जाएगी, डीबी तक जाएगी और वहां से अगर वो वैलिडेट नहीं होती तो तब दोबारा वो आपको शो होगी। तो बजाय इसके कि अगर कोई बंदा 1 2 3 या फिर ईमेल की जगह कुछ भी एंटर करके भेज दे तो वो हमारी पूरी कॉल पूरे फ्लो में से गुजर कर वापस आए, तो वो हमारी स्पीड को कम कर देता है। और यहाँ पर फॉर्म के अंदर फिर मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, लाइक मुझे यहाँ पर एक बटन चाहिए। बटन की टाइप जो है वो यहाँ पर मुझे बतानी है कि कौन सा होगा। लाइक सबमिट बटन है तो इसको फिर मुझे एक क्लास भी देनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई दिस। तो क्लास में इसको देता हूँ सबमिट और देन मैं लिख देता हूँ बटन, सबमिट बटन, और यहाँ पर सेंड मैसेज लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, ये देखें, अब एंटर योर ईमेल के अंदर हमारा रिक्वायर्ड लगा हुआ है और इसके अंदर भी लगा हुआ है। तो अब अगर मैं खाली इसको सेंड मैसेज पर करता हूँ तो ये मुझे कहता है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। बट अगर हम उस रिक्वायर्ड को वहाँ से रिमूव करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और देन इसको सेव करता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ तो ये देखें ये ऊपर रिफ्रेश हो रहा है। दैट्स मीन कि ये मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं इसको सेंड करूँ। ये लॉजिकली ठीक नहीं है। तो वापसी आता हूँ और यहाँ पर इनको एज इट इज़ कर देता हूँ। हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। हमारा हेडर बन गया, उसके अंदर हमने नैब बार बना दी, मेन सेक्शन बन गया। अब हमारे जो वेबसाइट का आखिरी पार्ट है वो होता है फुटर। फुटर बेसिकली आप सबसे पहले इसको दें क्लास, क्लास क्लास मैं इसको देता हूँ मेन फुटर की। और फुटर बेसिकली जो आपका है इसके अंदर आपकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं आपके कॉपीराइट से रिलेटेड। आपका अबाउट सेक्शन, अब फॉर एग्जांपल मैं किसी वेबसाइट पर जाता हूँ और जाकर आपको चेक करवाता हूँ कि फुटर बेसिकली आपका किसको कहते हैं हम। अब कोई भी वेबसाइट है, लाइक हम लोग ऊबर पर चले जाते हैं। अब ऊबर पर आने के बाद ये बेसिकली हमारी नेव बार है, उसके बाद ये हमारा मेन के अंदर हर एक चीज़ जो है वो लिखी हुई है और ये हमारा फुटर है जिसके अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें लाइक अबाउट अस, कॉपीराइट से रिलेटेड चीज़ें, एड्रेस वगैरह और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा फुटर होता है। तो यहाँ पर हमने फुटर लिख लिया और देन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें एक एट द रेट वाला सिंबल चाहिए। तो मैं इसको एज इट इज़ टैब पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है 2024 डेवस्पार्क ऑल राइट्स रिजर्व। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर फुटर जो है वो भी आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा फुटर आ चुका है।
ओके, तो यहाँ पर हमारी जो एचटीएमएल है, वो हमने एक बेसिक टाइप की जो वेबसाइट है, उसके लिए हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से हमारा शो हो रहा है। बट अगर मैं आपको यहाँ पर सीएसएस को लिंक करके दिखाऊँ, लाइक जो मैंने पहले जो है कमेंट कर दिया था, इसको अगर मैं अनकमेंट करके सेव करता हूँ, जो कि हमारी सीएसएस ऑलरेडी मैंने लिखी हुई थी ताकि आपको इसका एक्चुअल फ्लो दिखा सकूँ, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। लाइक देखिए, ये हमारी नैव बार आ गई, उसके बाद ये हमारा इंट्रो सेक्शन आ गया, एक बेसिक सा हमारा फॉर्म आ गया और नीचे हमारा फुटर आ गया। तो कुछ इस तरीके से एचटीएमएल, सीएसएस को यूज़ करके हमारी वेबसाइट्स जो हैं वो बनती हैं। सीएसएस हम अगली क्लास में इसको देखेंगे कि कितनी ऐसी सीएसएस है जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि अगेन मैं वही बात करूँगा, अगर आप यूट्यूब वगैरह पर जाते हैं तो इसका कंटेंट इतना ज़्यादा है जो कि न्यू डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देता है। और वो लोग ये सोचते हैं कि शायद ये कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर जगह से इसकी ईज़िली हेल्प मिल सकती है। आप चैटजीपीटी को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डेवस्पार्क के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएँ अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इश्यू आ रहा है। होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीएसएस की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।